गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्यान स्टडी हाउस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बादल कुमार है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। साथ में 11th और 12th के बच्चे को बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में डीएनए देख लिए थे और पैकेजिंग ऑफ डीएनए देख लिया। ठीक है, आज हम देखते हैं कि द सर्च ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल। ठीक है, द सर्च ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल। ठीक है, तो देखते हैं द सर्च ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल में हमें क्या देखना है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था बेटा कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय मिक्सचर। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि पहली बार डीएनए का डिस्कवर फ्रेडरिक मिक्सचर नामक एक साइंटिस्ट किए थे, लेकिन वो उस वक्त उसको डीएनए का नाम नहीं दे रहे थे, उसको वो उस वक्त न्यूक्लियन कहते थे। ठीक है, चलिए, तो वो है ठीक, न्यूक्लियन कहते थे। ठीक है, अब हम आते हैं आगे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, इसी को हम समझते हैं और इसी के अंदर द सर्च ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल है। ठीक है, चलिए, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, उसी को ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसी को ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्रेडरिक ग्रिफ्थ नामक साइंटिस्ट के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, 1928 ईस्वी में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था। किसके साथ? स्टेप्टोकोकस निमोनिया के साथ किया था। स्टेप्टोकोकस निमोनिया के साथ किया था। ठीक है, ये स्टेप्टोकोकस निमोनिया क्या है? जो निमोनिया डिजीज, जो निमोनिया जो रोग होता है उसको कॉज करता है स्टेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, चलिए बेटा, चलिए उसके बाद आते हैं कि उनकी एक्सपेरिमेंट को समझते हैं उन्होंने कैसे किया था। ठीक है, ठीक है, तो व्हेन स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया, आपको पता है स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। ठीक है, ये सब आपको पता होगा, लेकिन मैं बीच बीच में आपको रिकॉल करवा देता हूं कि व्हेन स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया ग्रोन इन कल्चर प्लेट, उन्होंने जब स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पर ग्रो कराया तो सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज। कुछ है जो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज प्रोड्यूस किए और कुछ है जो रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो कुछ है जो स्मूथ शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस किए और कुछ है जो रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस किए। ठीक है, यहां तक समझ जाइए। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? कौन सी बैक्टीरिया लिया? स्टेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया। उन लोगों को उन्होंने कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया। तो कल्चर प्लेट पे ग्रो कराने के बाद पहला क्या मिला था? कुछ बैक्टीरिया स्मूथ शाइनी कॉलोनीज में ग्रो किए और कुछ रफ कॉलोनीज बनाए। ठीक है, चलिए, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद बेटा जो स्मूथ जो बैक्टीरिया थे, जो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज के जो बैक्टीरिया थे, वो उनके ऊपर एक म्यूकस का कोटेड देखने को मिला और जो रफ जो था, जो रफ कॉलोनीज में थे, उनके ऊपर म्यूकस का कोटेड नहीं देखने को मिला। ठीक है, तो जब वो कल्चर पे ग्रो कराएं, ठीक है, जब कल्चर पे ग्रो कराएं तो दिस इज बिकॉज एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव म्यूकस। जनरली ये कहना चाह रहे थे कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, जो स्मूथ शाइनी कॉलोनी जो बनाए हैं, उनके ऊपर बेटा, उनके ऊपर एक म्यूकस का एक्स्ट्रा कोटेड देखा गया। ठीक है, म्यूकस का एक्स्ट्रा कोटेड देखा गया। ये जो म्यूकस का जो एक्स्ट्रा कोटेड है बेटा, वो पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, जो म्यूकस का एक्स्ट्रा कोटेड देखे गया, ये पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ये म्यूकस का अति पॉलीसेकेराइड है। तो उन्होंने ये बोले कि स्मूथ शाइनी कॉलोनीज वाले जो बैक्टीरिया थी उसमें उसके जो बॉल पे म्यूकस का कोटेड देखने को मिला। ठीक है, वो एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, और जो रफ वाले थे जो आर स्ट्रेन वाले थे, उसमें नहीं मिला। ठीक है, तो हम यहां तक क्या समझे कि उन्होंने कल्चर पे, मैं एकदम बार बार रिपीट करके आपको बता रहा हूं कि आप एक ही बार में तुरंत आपको याद है। उन्होंने बैक्टीरिया लिया, कल्चर पे ग्रो किया। कल्चर पे ग्रो करने में बैक्टीरिया एक स्मूथ शाइनी कॉलोनीज प्रोड्यूस किया, दूसरा रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस किया। स्मूथ शाइनी कॉलोनीज के जो बॉल पे एक म्यूकस का कोटेड देखने को मिला। म्यूकस का कोटेड कैसा था? पॉलीसेकेराइड था। पॉलीसेकेराइड का म्यूकस का कोटेड देखने को मिला और आर जो रफ कॉलोनीज वाले थे, जो आर स्ट्रेन वाले थे, उसमें नहीं मिला। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहां तक तो समझ गए। ठीक है, तो अब हम आते हैं, अब हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। यही है जो आगे जो बाकी एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करेंगे, उसको और अच्छी तरह समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बताना आप कि कितने स्ट्रेन निकले? 2। सबसे पहले आर स्ट्रेन। ठीक है, कोई भी आप लिख दो। और दूसरा बेटा एस स्ट्रेन। ठीक है, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में। ठीक है,
अच्छा बताओ, जो आर स्ट्रेन था वो रफ है या फिर स्मूथ है? रफ है, रफ है। और जो एस स्ट्रेन है वो क्या है? स्मूथ है, स्मूथ है, स्मूथ है। ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो आर स्ट्रेन हुआ वो नॉन वायलेंट है, नॉन वायलेंट है। और जो एस स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन था वो वायलेंट होगा। ठीक है, वायलेंट होगा। क्या क्या है, मैं आगे आगे जब समझ में आएगा मैं आगे बतलाता हूं। ठीक है, तो ये तीन चीज मिला। ठीक है, जब वो किए तो वो ये तीन चीज मिला। ठीक, अब हम ऊपर वाले मिटाते हैं और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बस ऊपर से 2-3 लाइन मिटा देते हैं। चल, हाँ तो बेटा हम लोगों ने अभी क्या देखा, चलो इसको मिटा देते हैं। चलो, तो हम लोग क्या देखा बेटा कि दो स्ट्रेन आया। ठीक है, एक आर स्ट्रेन आया, एक एक एस स्ट्रेन आया। ठीक है बेटा, चलिए ये दो तो समझ में आ गया। अब बेटा, अब जो हमारे जो ग्रिप साहब थे वो चूहे लिए, ठीक है, वो माइस को लिए। ठीक है, तो उन्होंने माइस को लिया, ठीक, और देखा, देखो आर स्ट्रेन वाले को आगे माइस में इंजेक्ट किया। ठीक है, माइस में इंजेक्ट किया। ठीक है, आर स्ट्रेन वाले को माइस में इंजेक्ट किया और ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले उन्होंने आर स्ट्रेन लिया और माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रह गया। माइस इज अलाइव, माइस इज अलाइव मतलब माइस जिंदा है। ठीक है, उन्होंने एस स्ट्रेन को लिया और माइस में इंजेक्ट किया तो माइस इज डेड, माइस इज डेड, माइस इज डेड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बेटा कि आर स्ट्रेन को इंजेक्ट करने पे माइस अलाइव रहा और एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करने से माइस डेड क्यों हो गया? ठीक है बेटा, अब हम आते हैं यहां पे। ठीक है, यहां बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या बतलाने चाह रहा हूं। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था बेटा कि जो एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे उसके ऊपर म्यूकस का एक कोटेड था, म्यूकस का एक कोटेड था। ठीक है, और आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया के ऊपर म्यूकस का कोटेड नहीं था। ठीक है, तो समझने वाली यही बात है बेटा कि जो इस स्ट्रेन के बैक्टीरिया पे जो ये म्यूकस का कोटेड है, ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड म्यूकस का जो कोटेड है, ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है मरने से। ठीक है, मरने से। देखो कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है और उस बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, या फिर हमारे जो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, लेकिन जो एस बैक्टीरिया था उसको बचाने के लिए म्यूकस का उसके ऊपर मेम्ब्रेन था, मतलब मेम्ब्रेन सॉरी म्यूकस का एक लेयर था उसके ऊपर। ठीक है, जिसके वजह से इस बैक्टीरिया को हमारे इम्यून सिस्टम या फिर इस माइस का इम्यून सिस्टम नहीं मार रहा था, इस माइस का इम्यून सिस्टम नहीं मार रहा था। और जब इस माइस का इम्यून सिस्टम इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को नहीं मार पाया तो इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया माइस को मार दिया। समझ गए कहना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, ये जो म्यूकस के वजह से ये जो माइस की जो इम्यून सिस्टम थी वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को नहीं मार पाया, नहीं मार पाने की वजह से जो एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है वो ये माइस को मार दिया। चूंकि आर स्ट्रेन के पास कोई म्यूकस नहीं था, चूंकि आर स्ट्रेन के पास कोई म्यूकस नहीं था, कोई पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं था, तो जैसे ही इस चूहे के अंदर गया तो क्या हुआ, चूहे के जो बॉडी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस किया उस बैक्टीरिया को खत्म कर दिया। ठीक है, तो अभी तक क्या समझे कि जो एस स्ट्रेन की वजह से चूहा मर गया, आर स्ट्रेन की वजह से चूहा जिंदा है। ठीक है, उसके बाद बेटा इस एक्सपेरिमेंट को समझना है तो टोटल 4 स्टेप में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब बेटा अब वो जो ग्रिफिथ सर क्या किए आगे समझते हैं। जो ग्रिफिथ सर थे उन्होंने अब इस बार जो एस स्ट्रेन को हीट किया, हीट करके इस चूहे को बॉडी में डाला। ठीक है, एस स्ट्रेन को
हीट करके इस चूहे को बॉडी में डाला, ठीक है, हीट करके इस चूहे को बॉडी में डाला, ठीक है, हीट किल करके इस चूहे को बॉडी में डाला, ठीक है। अब बेटा यहां उन्होंने जब एस स्ट्रेन को हीट किल किया तो ये देखिए कि यहां चूहा अलाइव है, ठीक है, टेक्निकली एस स्ट्रेन के वजह से तो चूहा मर जाता है, लेकिन यहाँ पे चूहा अलाइव है। बेटा उन्होंने हीट किल करके जब डाला था, हीट किल करने पे जो एस स्ट्रेन की जो पॉलिश है, म्यूकस की जो कोटेट है, ये किल हो गई, ठीक है, ठीक है, खत्म हो गई, ठीक है। तो एस स्ट्रेन को जब उन्होंने हीट किल किया तो एस स्ट्रेन की जो पावर थी वो खत्म हो गई, या जिसके वजह से चूहा सरवाइव कर गया, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, जो आर स्ट्रेन डाला तो चूहा बचा रहा, एस स्ट्रेन डाला तो चूहा मर गया। क्यों मरा मैं अभी समझा दिया, ठीक है। चलो अब जो ग्रिफिथ सर थे उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल करके चूहा में डाला और चूहा सरवाइव कर गया। उसके बाद एक और उन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़ा, वो और जो ग्रिफिथ सर थे वो एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन, मतलब बेटा अब उन्होंने जो फोर्थ स्टेप में क्या किया कि एस स्ट्रेन को हीट किल्ड जो था उन्होंने वो उस चूहे के अंदर इंजेक्ट किया और साथ में आर स्ट्रेन भी इंजेक्ट कर दिया। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एस स्ट्रेन हीट किल्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एस स्ट्रेन हीट किल्ड डालने पे चूहा अलाइव था और आर स्ट्रेन डालने पे चूहा अलाइव था। अब मुझे बताओ कि यहां भी अलाइव है, तो यहां भी अलाइव होना चाहिए, चलिए हम एक अलाइव चूहा को बना देते हैं। लेकिन बेटा जी यहां पे बहुत चौंकाने वाली रिजल्ट है। पता क्या है, जब उन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल्ड को आर स्ट्रेन के साथ दोनों को एक साथ अगर इस चूहे में डाले तो पता क्या हो, ये चूहा मर गया। माइस इज डेड। जब उन्हें एस स्ट्रेन हीट किल्ड को आर स्ट्रेन के साथ दोनों को मिलाकर इस चूहे में डाला तो चूहा मर गया। अब उनका दिमाग चौंक गया, यार एक्चुअली टेक्निकली तो अलाइव होनी चाहिए चूहा को टेक्निकली अलाइव होना चाहिए, लेकिन ये चूहा मर गया। टेक्निकली यहां पे अलाइव है चूहा, यहां पे अलाइव है, तो टेक्निकली यहां पे भी अलाइव होनी चाहिए, लेकिन यहां पे चूहा मर गया। अब उनका दिमाग चकरा गया कि यार कि टेक्निकली तो अलाइव होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां पे चूहा डेड हो गया, ठीक है। तो उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में कहा कि कुछ ऐसी चीज है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुई है, जिसके कारण चूहे की मौत हुई। अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या है, उन्होंने बस ये कहा कि कुछ तो एस स्ट्रेन में था जो आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण से चूहा का मौत हो गया, ठीक बेटा। चल, तो उन्होंने क्या लिखा बेटा, उन्होंने लिखा कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है बेटा। तो इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। उन्होंने ये बोला अपनी हाइपोथेसिस में कि कुछ तो ऐसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा, क्या है वो उन्होंने अभी तक नहीं बताया।
क्या है वो अभी तक उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि कुछ तो ऐसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो एस स्टेन से आर स्टेन में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम आगे आते हैं, अब देखते हैं कि वो कौन ऐसी चीज है जो ट्रांसफर हो रही थी। ठीक है, कौन ऐसी चीज है जो ट्रांसफर हो रही थी। चलो तो इसको मिटा दें, ये समझ में आ गया। टोटल 4 स्टेप में इनकी एक्सपेरिमेंट पूरी होती है। पहली आर स्टेन एस स्टेन, एस स्टेन हीट किल करके, और एस स्टेन हीट किल और आर स्टेन के साथ। ठीक है, चलो तो अब हम मिटाते हैं और यहां से अब शुरू करेंगे। ठीक है, हमने ये देख लिया कि कुछ तो ऐसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो एस से आर में ट्रांसफर हो रहा है, जिसके वजह से चूहा मर रहा है। यहां तक हम लोग देख, अब वो कौन सी चीज है अब हम उसको देखते हैं। ठीक है बेटा, चल तो बेटा अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो ग्रिफ्ट सर थे उन्होंने ये हमें बता दिया कि कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो एस स्टेन से आर स्टेन में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, जिसके वजह से माइस की डेथ हो गई। ठीक है, चल कौन से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये उन्होंने नहीं बताया, मतलब कौन सी केमिकल के वजह से ये हो रही है ये उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कौन सी किसके कारण से हो रही है, अब हम वो जानेंगे। ठीक है, चलिए बेटा तो अभी हम लोगों ने सारा देख लिया। प्लीज वो सबको आप याद रखना। ठीक है, तो आप रिलेट कर पाओगे। जिसमें कि विरुलेंट कौन था, मतलब डिजीज कॉज कौन कर रहा था, एस कर रहा था, नॉन विरुलेंट आर था, तो उसी करके याद रखना। ठीक है, चलो अब हम आते हैं बेटा कि बायो कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब वो कौन सी ऐसी केमिकल थी जिसके वजह से माइस की डेथ हो गई। ठीक है, तो अब हम बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, कौन सी केमिकल थी बेटा। उस वक्त जनरली कुछ लोगों का मानना था कि डीएनए एक जेनेटिक्स मटेरियल है, कुछ लोगों का मानना था आरएनए जेनेटिक्स मटेरियल है, कुछ लोगों का मानना था प्रोटीन जेनेटिक्स मटेरियल है। ठीक है, यही तीनों केमिकल था जो जेनेटिक्स मटेरियल को अपने आप को जेनेटिक्स मटेरियल कहलाने के होड़ में था, या फिर ये तो हम नहीं कह सकते होड़ में था, मतलब लोग यही तीनों में से लोग बटे हुए थे कि कोई प्रोटीन को कहता था, कोई आरएनए को कहता था, कोई डीएनए को कहता था। ठीक है, लेकिन किन्हीं को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट आए बेटा, ऑसवाल्ड आवरे, कॉलिन मैक्लियर्ड और मैकलिन मैकार्थी। ठीक है, उन्होंने ये प्रूव किया कि जो ये तीनों केमिकल में कौन है जो जेनेटिक्स मटेरियल है। कैसे उन्होंने प्रूव किया। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देखा बेटा कि एक बैक्टीरिया लिया गया था। ठीक है, एस स्टेन को बैक्टीरिया। ठीक है, एस स्टेन बैक्टीरिया। ठीक है, हमें पता है कि एस स्टेन ही डिजीज कॉज करता है। ठीक है, चलो तो ये जो बैक्टीरिया में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, आरएनए भी पाए जाते हैं और डीएनए भी पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, प्रोटीन भी पाए जाते हैं, आरएनए भी पाए जाते हैं और डीएनए भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें पहला स्टेप में क्या किया कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाल दिया। ठीक है, कौन सी, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम उन्होंने डाल दिया। कौन सा, प्रोटीएज। उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम को इसमें डाल दिया और उन्होंने ये चेक किया कि अगर प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, अगर प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया तो हम समझ जाएंगे कि मतलब अगर देखो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया तो जो मारने वाला ही डाइजेस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो वो तो सरवाइव कर जाएगा, माइस जिंदा रह जाएगा। तो उन्होंने ये सोचा कि प्रोटीएज एंजाइम आगे डालते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, और उसके बाद अगर माइस जिंदा रहा तो हम समझ जाएंगे कि प्रोटीन जेनेटिक्स मटेरियल है। अगर मर गया तो मतलब बाकी 2 पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही प्रोटीएज एंजाइम डाले तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्ट, बेटा यहीं पे लिख देते हैं ज्यादा हो, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया किसके वजह से, प्रोटीएज एंजाइम की वजह से। ठीक है, तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, लेकिन उन्होंने देखा फिर भी माइस मर गया, फिर भी चूहा है जो चूहा है बेटा जी, वो मर गया। ठीक है, फिर भी चूहा है जो मर गया, मतलब
जो उन्होंने ये जाना कि जो प्रोटीन तो जेनेटिक्स मटेरियल नहीं हो सकता, प्रोटीन के अलावा भी कुछ है जिसके वजह से चूहा मर रहा है, समझ रहे हैं। जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया तो चूहा, मतलब जब प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद देखें कि चूहा सर्वाइव तो मर गया, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने ये कह दिया कि प्रोटीन तो जेनेटिक्स मटेरियल नहीं, कुछ और है, ठीक है। तो उन्होंने अब आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनए एंजाइम डाले, ठीक है, आरएनए एंजाइम डाले, ठीक है, आरएनए डाले, ठीक है। मैं यहां पे भी आपको लिख रहा हूं कि आपको, ठीक है। तो उन्होंने अब देखो आरएनए डाले तो यहां पे आरएनए भी डाइजेस्ट हो गया, आरएनए भी डाइजेस्ट हो गया, आरएनए डाइजेस्ट हो गया। बट बेटा यहां पे भी वो देखें, यहां पे भी वो देखें, ठीक है, यहां पे भी वो देखें, यहां पे भी वो देखें तो यहां भी माइस मर गया, यहां भी माइस मर गया। तो उनको वो फिर उन्होंने क्या किया कि यार आरएनए के अलावा भी कोई है जो माइस को मार रहा है, मतलब आरएनए नहीं मार रहा, कोई और है जो माइस को मार रहा है। फिर लास्ट में उन्होंने डीएनए को डाइजेस्ट कराने के लिए सोचा, ठीक है, डीएनए एंजाइम डाल के, ठीक है। तो डीएनए डाइजेस्ट हो गया, ठीक है बेटा, डीएनए डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। जैसे डीएनए डाइजेस्ट हुआ, माइस सर्वाइव कर गया बेटा, क्या, माइस सर्वाइव कर गया, माइस सर्वाइव कर गया, ठीक है, माइस सर्वाइव कर गया, माइस सर्वाइव कर गया, माइस सर्वाइव कर गया। इसका मतलब क्या समझे हो, इसका मतलब क्या समझे हो, मतलब ये है बेटा कि जिस जेनेटिक्स मटेरियल की हमें तलाश थी वो डीएनए निकला, वो डीएनए निकला, ठीक है। उन्होंने प्रोटीन को आगे डाइजेस्ट करवा कर देखा, माइस मर गया, क्योंकि मारने वाला तो कौन था, वो डीएनए था। आरएनए को डाइजेस्ट करवा के देखा तो फिर भी माइस मर गया, क्योंकि मारने वाला कौन था, डीएनए था। लेकिन जैसे उन्होंने डीएनए को डाइजेस्ट करवाया, जैसे उन्होंने डीएनए को डाइजेस्ट करवाया, माइस सर्वाइव कर गया, माइस सर्वाइव कर गया। तो जिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की हमें तलाश थी, जिस केमिकल की तलाश थी, वो केमिकल क्या हुआ बेटा जी, डीएनए। वो केमिकल क्या हुआ, डीएनए, ठीक है, समझ गए, वो केमिकल डीएनए हुआ, ठीक है। चलिए बेटा, तो यहां भी लिख देते हैं डीएनए, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट, यहां पे भी थोड़ा सा याद कर लो, प्रोटीन की डाइजेस्ट प्रोटीज एंजाइम करता, आरएनए को आरएनए, डीएनए के डीएनए, ठीक है। तो हम लोग फाइनली सर्च कर लिए कि जेनेटिक्स मटेरियल क्या, कौन है, कौन है, डीएनए इज द जेनेटिक्स मटेरियल, ठीक है। हेंस प्रूव दैट, हैशटैग लिख के मैं लिखता हूं, हेंस प्रूव दैट, हेंस प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, hence prove that DNA is genetics material। दिमाग खुला, ठीक है। तो अब ये प्रूफ हो गया कि डीएनए जेनेटिक्स मटेरियल है, ठीक है। चलिए बेटा, अब इतना तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और भी जो पॉइंट है उसको कवर करें। तो बेटा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रांसडक्शन, मतलब हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट है। एक्चुअली बेटा बात यह है कि अभी हम लोगों ने देख लिया कि जेनेटिक्स मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट को मतलब अभी भी लग रहा था कि नहीं, कुछ और भी हो सकता, और वो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बीच में हर्शी और चेज सर का एक एक्सपेरिमेंट आया, उन्होंने भी यही प्रूफ किया कि डीएनए जेनेटिक्स मटेरियल है, लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किए, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो हर्शी और चेज सर का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था कि उन्होंने 2 बैक्टीरियोफेज लिए, ठीक है। बैक्टीरियोफेज मतलब जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करे, ठीक है, जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करे, ठीक है, अफेक्ट करे, ठीक है। तो चलो, तो उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया, ठीक है, बैक्टीरियोफेज लिया और जो बैक्टीरिया को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक बैक्टीरियोफेज की जो प्रोटीन पार्ट थी, ठीक है,
उसको सल्फर 35 से लेबल्ड कर दिया, ठीक। उसको जो प्रोटीन पार्ट थी, ये प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, उसको सल्फर 35 S35 से, ठीक है, S35 से, S मीन सल्फर समझ लेना, ठीक है, सल्फर 35 से उन्होंने कोटेड कर दिया एक बैक्टीरिया को, ठीक है, सॉरी एक वायरस को, ठीक है, और दूसरे वायरस का उसको P35 से लेबल कर दिया। P माने फास्फोरस, ठीक है। उन्होंने जो पहला वायरस लिया, उसको उसका जो प्रोटीन को S35 से लेबल्ड कर दिया, और जो उन्होंने जो दूसरा वायरस लिया, उसका जो डीएनए है उसको P35 से लेबल्ड कर दिया, ठीक है। S मीन सल्फर और P मीन फास्फोरस, ठीक है, ठीक है। ये दोनों रेडियो एक्टिव है, ठीक है। चलो उसके बाद आगे क्या होता है कि सबसे पहले अब ये इनकी जो एक्सपेरिमेंट है वो 3 स्टेप में जाती है, ठीक है, तीन स्टेप को फॉलो करती है। पहला स्टेप इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले जो वायरस आता है वो बैक्टीरिया में अटैच होता है, ठीक है। जो वायरस आया बैक्टीरिया में अटैच है, तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया, इन्फेक्ट किया। फिर सेकंड जो प्रोसेस है ब्लेंडिंग, जो वायरस है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके अपना डीएनए इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। आगे हम फर्स्ट स्टेप को समझते हैं, उसका आगे हम इधर वाले को समझते हैं, उसके बाद इधर वाले को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज इन्फेक्शन का क्या है कि वायरस बैक्टीरिया के पास आया और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया, बैक्टीरिया में को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, और अपना डीएनए अंदर डाल दिया, ठीक है। डीएनए अंदर क्या, उसको ब्लेंडिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। ब्लेंडिंग का प्रोसेस का मतलब जो बाहर वाला जो पार्टिकल है, ब्लेंडिंग के प्रोसेस से वो अलग हट जाता है और अंदर डीएनए रह जाता है, जो बाहर वाला जो पार्टिकल है वो ब्लेंडिंग के प्रोसेस से अलग हो जाता है, अंदर डीएनए रह जाता है, ठीक है। और जो थर्ड आप ये कह सकते हैं, जो थर्ड स्टेप में अब देखो जो थर्ड पार्ट है, अब सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये होता है कि जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है, तो जो हैवी पार्टिकल होता है वो बैठ जाता है, जो हल्का पार्टिकल होता है वो ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट का जो है, थर्ड स्टेप में जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो क्या होता है बेटा, जो प्रोटीन है जो S35 जिसमें लेबल्ड था, ठीक है, वो तो बाहर रह जाता है, हल्का है, बाहर रह जाता है, और अंदर डीएनए, आपको पता है कि अंदर डीएनए चला गया। तो जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो प्रोटीन बाहर ऊपर रह जाता है और नीचे डीएनए बैठ जाता है, जो भारी चीज नीचे बैठ जाएगा, ऊपर प्रोटीन रह जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप का जो फाइनल वो रिजल्ट निकलता, नो रेडियो एक्टिव 35S डिटेक्ट इन द सेल, मतलब बेटा कि जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो नीचे नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्ट, मतलब चूंकि प्रोटीन अगर अंदर जाता, अगर हल्का रहता और सेल के अंदर जाता, सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो देखो सेंट्रीफ्यूज क्यों करते हैं, एक तो बैक्टीरिया से वायरस अलग हो जाए, वायरस अलग होने के बाद जो भारी पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाए और जो हल्का पार्टिकल है वो ऊपर आ जाए, ठीक है। तो जो भारी पार्टिकल जो नीचे बैठा ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने उसमें देखे कि इसमें नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्ट हुआ, मतलब इसमें प्रोटीन नहीं मिला, इसमें क्या मिला, इसमें मिला रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्ट इन सुपरनेट, मतलब इसमें इसके सेल के नीचे जो S35 नहीं मिला, ये कहाँ मिला, ये ऊपर में मिला, मतलब ये सेंट्रीफ्यूगेशन के वजह से हल्का होकर ऊपर रह गया और डीएनए नीचे चले गया। तो मिला क्या, डीएनए मिला, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए मिला। तो इसका मतलब इससे ये प्रूव होता है कि जो सेल के अंदर जो ट्रांसफर होता है वो कौन सी केमिकल ट्रांसफर, वो डीएनए ट्रांसफर होता है। यहां से ये पता चला कि जो सेल के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, मतलब इसको हम एक तो समझ में आ गया, लेकिन चलो एक बार और बतला देते हैं। देखो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज था, उसका जो प्रोटीन का जो पार्ट है उसको S35 से लेबल्ड किया, सल्फर है, ठीक है।
उसको जो ये जनरली 3 स्टेप में पूरा होता है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सबसे पहले वायरस आया, बैक्टीरिया को इफेक्ट किया, इफेक्ट करने के बाद अपना डीएनए अंदर कर देता है, ब्लेंडिंग होता है, ब्लेंडिंग होने के वजह से बाहर वाली पार्टिकल हट जाती है और जो डीएनए है वो अंदर चला जाता है, ठीक है। अब डीएनए अंदर चला गया, उसके बाद फिर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन होने की वजह से, सेंट्रीफ्यूगेशन जब होता है तो जो भारी वाले पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, हल्का वाला पार्टिकल ऊपर हो जाता है। तो देखा गया कि हल्का पार्टिकल कौन सा है, मतलब उसको जब देखा गया, एग्जामिन किया गया, तो ये जो प्रोटीन का जो पार्ट है, जो ACE35 जो लेवल्ड था वो ऊपर रह गया। नीचे क्या गया, तो नीचे गया जो इसका जो डीएनए था वो नीचे गया, यहाँ पे गया जो इसका डीएनए था वो नीचे गया। इसका मतलब ये है कि जो केमिकल ट्रांसफर हो रही है सेल टू सेल, वो क्या है, वो डीएनए है। वो क्या है, वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन है, वो डीएनए है, ठीक है। प्रोटीन तो ऊपर रह जाता, प्रोटीन तो ऊपर रह गया, ठीक है। तो ये क्या है। अब हम आते हैं सेकंड इसमें, ठीक है। तो सेकंड क्या है बेटा, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, बहुत गर्मी है और चूंकि पंखा चालू करना होता है, आप लोगों की आवाज़ में सही नहीं जा पाएगी, पंखा भी नहीं चालू कर रहा हूँ, लेकिन चल रहा है, ठीक है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक। चलो तो हाँ, चलो अब शुरू करते हैं। बेटा बात है कि मैं जो सपना देखा हूँ वो इतनी आसानी से पूरा होने वाला तो है नहीं, उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा और मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ अगले 4 साल 5 साल 6 साल पापड़ बेलने के लिए, ठीक है। मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, लेकिन देखो मेरा मानना है कि अगर आप पैदा लिए हो, इस समाज में आए हो, तो पैदा लेना मर जाना ये वाली ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। पैदा लेकर कुछ करके मरना ये वाली ज़िंदगी चाहिए। और मेरी एक ही ख्वाहिश है बेटा कि जब मैं मरूँ ना, तो दूर दूर से लोग आए मुझे देखने के लिए और सब ये बोले, यार इंसान बहुत अच्छा था, समाज के लिए बहुत कुछ करके गया है, और सबके आंख में असली थोड़ी बहुत आंसू जरूर रहे, मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है और अभी वक्त है, लेकिन ठीक है, मजा आ रहा है काम करने में। चलिए बेटा, तो अब हम इस वाले पार्ट पे आते हैं कि सबसे पहले आप देखो यहाँ पे प्रोटीन का पार्ट को लेवल किया था, रेडियो एक्टिव किया था, किससे, सल्फर से। अब है जो यहाँ पे डीएनए को फास्फोरस से लेवल कर देता है, ठीक है। डीएनए को रेडियो एक्टिव कर देता है, किससे, फास्फोरस से, ठीक है। चलिए एग्जाम में पूछा जाता है, सल्फर ACE35 था, फास्फोरस P32 था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, सेम प्रोसेस, इसका डीएनए को रेडियो एक्टिव कर देता है, P5 से लेवल कर देता है। सेम इन्फेक्शन वायरस बैक्टीरिया के पास जाता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फेक्शन कॉज करने पे सेम इसमें भी ब्लेंडिंग की प्रोसेस होती है, मतलब बाहर वाले पार्टिकल सब हट जाता है, ब्लेंडिंग होने के बाद बाहर वाले पार्टिकल सब हट जाते हैं, ठीक है। ठीक, उसके बाद बेटा चलो यहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव है, यहाँ पे प्रोटीन है, ये एकदम याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग हो गया, बाहर वाले पार्टिकल हट गया, अंदर जो डीएनए था वो अंदर चला गया, ठीक। चलो उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो अभी हमने बताया कि जो हल्की पार्टिकल है ऊपर रह जाती है, जो भारी पार्टिकल है नीचे हो जाती है। तो इसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ और जो भारी पार्टिकल था, जो डीएनए था वो नीचे रह गया, जो प्रोटीन था वो ऊपर रह गया, ठीक है। चलिए अब इसका रिजल्ट में क्या आया बेटा कि रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्ट इन द सेल। ये क्या था, रेडियो एक्टिव P32। इसका मतलब डीएनए इस सेल में आया, इसमें भी डीएनए आ रहा था, तो सबसे पहले प्रोटीन को रेडियो एक्टिव करके देखें तो प्रोटीन ऊपर रह गया, डीएनए अंदर गया। अब डीएनए को रेडियो एक्टिव करके देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो डीएनए है वो सेल के अंदर है, मतलब रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्ट इन सेल, ठीक है, और नो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन ह्यूमन। मतलब देखो अब चूंकि डीएनए रेडियो एक्टिव है तो सेल के अंदर है, तो सेल के ऊपर तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सेल के ऊपर तो इसमें प्रोटीन कुछ नहीं किया है, इसमें प्रोटीन नॉर्मल है, तो वो तो ऊपर ही दिखेगा, प्रोटीन इसमें रेडियो एक्टिव नहीं है, इसमें डीएनए रेडियो एक्टिव है। तो जो सेल के अंदर जो अंदर मिला वो डीएनए मिला, ठीक है। तो यही बोल रहा है, रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्ट इन द सेल, सेल के अंदर रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्ट हुआ, ठीक है। चलिए तो हम ये क्या समझे, इन दोनों जो एक्सपेरिमेंट हुआ इससे ये पता चलता है बेटा कि
जो डीएनए है, जो सेल से अगर कोई जो केमिकल ट्रांसफर हो रही है वो क्या है, वो डीएनए। वो क्या है, जो केमिकल ट्रांसफर हो रही है वो डीएनए है। तो यहाँ पे एक और ठप्पा लग गया कि डीएनए इज जेनेटिक्स मटेरियल। यहाँ पे एक और ठप्पा लग गया कि डीएनए इज जेनेटिक्स मटेरियल। कहां लिखे, चलो यहीं पे लिख देते हैं, डीएनए इज जेनेटिक्स मटेरियल। ठीक है बेटा, जेनेटिक्स मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक्स मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ भी ठप्पा लग गया डीएनए जेनेटिक्स मटेरियल। हमने पिछले स्लाइड में भी जो देखा था वहां पे भी ठप्पा लग गया था जेनेटिक्स मटेरियल। कौन है, डीएनए है, ठीक है। तो ये हो गया हार्टली एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसमें याद करने वाली बात ये है बेटा कि जो प्रोटीन में सल्फर लगा था, ठीक है, H35, और जो डीएनए में फास्फोरस का लेवल हुआ था, दोनों रेडियो एक्टिव, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसका जो फर्स्ट का फाइनल क्या देखा था कि जो रेडियो एक्टिव जो H35 था वो ऊपर था, ठीक है, और नीचे डीएनए था, ठीक है। इसमें देखें कि जो रेडियो एक्टिव P30 था वो नीचे था, जो कि डीएनए रेडियो एक्टिव इसमें होता है, और जो प्रोटीन था वो ऊपर था। इसका मतलब जो सेल में कौन सा ट्रांसफर, नीचे मतलब सेल में क्या ट्रांसफर हो रही है, डीएनए ट्रांसफर हो रही है। तो यही कह रहा है यहाँ पे भी कि हेंस डीएनए इज द जेनेटिक्स मटेरियल, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम आगे आते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले हम एक चीज और आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, कि आरएनए इज आल्सो अ जेनेटिक्स मटेरियल, ठीक है। आरएनए आल्सो अ जेनेटिक्स मटेरियल, बट टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज में जो आरएनए होता है वो क्या होता है, वो जेनेटिक्स मटेरियल के रूप में काम करता है, ठीक है। ठीक, ये इसका एग्जांपल एनसीईआरटी 2 एग्जांपल लिखा है कि इसमें टीएमबी और क्यूबी बैक्टीरियोफेज में आरएनए है जो जेनेटिक्स मटेरियल के रूप में काम करता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 2OH ग्रुप प्रेजेंट इन एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए, ठीक है। ये कह रहा है कि 2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए, आरएनए के एवरी न्यूक्लियोटाइड में 2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके वजह से बेटा, इसके वजह से ये जो रिएक्टिव ग्रुप होता है, इसके वजह से आरएनए इजीली ब्रेक हो जाता है। 2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एवरी न्यूक्लियोटाइड में, किसमें, आरएनए के एवरी न्यूक्लियोटाइड में 2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये रिएक्टिव ग्रुप होता है जिसकी वजह से आरएनए इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। चलिए, डीएनए स्टेबल ड्यू टू 2O2। अब देखो बेटा, ये है जो आरएनए और डीएनए, देखो यहां पे डीएनए स्टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी लिखता है कि डीएनए इज लेस स्टेबल, ठीक है, सॉरी मोर स्टेबल देन आरएनए, ठीक है। तो लेकिन यहां पे मैं लिख दूं डीएनए इज स्टेबल ड्यू टू 2O2 ग्रुप एंड थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल। और 2O2 की वजह से ये तो स्टेबल है ही, और थायमिन के जगह पे यूरासिल आ जाता है ना, इसके वजह से सॉरी यूरासिल के वजह से पे, सॉरी बेटा, सॉरी, अभी 4 साढ़े 4 बज चुके हैं तो थोड़ा सा धीरे धीरे डाउन हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो फिर से आते हैं, डीएनए स्टेबल है क्यों, 2O2 की वजह से, और इसको और स्टेबल और अच्छी स्टेबिलिटी इसलिए प्रोवाइड होती है क्योंकि यूरासिल के जगह पे थायमिन आ जाता है, इसलिए इसको और अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब हम आते हैं आरएनए वर्ल्ड में, ठीक है। आरएनए वर्ल्ड में कुछ 2-3 वही है, सारा जो हम लोग पढ़ते हैं वही दोबारा लिख दिए गए, बस उसमें 2-3 चीज मैं उठा के लाया हूं कि आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक्स मटेरियल, ये उसमें लिखा हुआ है कि आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक्स मटेरियल, इट एक्ट एज एंजाइम, आरएनए एंजाइम के रूप में भी एक्ट करता है, जेनेटिक्स मटेरियल तो होता ही होता है, और आरएनए आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट, ठीक है। आरएनए कैटलिस्ट के भी रूप में यूज होता है, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और मिलते हैं जल्दी ही इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।